देखो, अधातु क्या है? तो जो आवर्त सारणी होता है उसमें जो दाईं ओर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम अधातु कहते हैं। ये तो आवर्त सारणी में रहने की बात है, बाईं ओर धातु थे, दाईं ओर अधातु हो गए। लेकिन अधातु हैं क्या? तो अधातु वे हैं जिनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चार से ज्यादा हैं। यदि चार से ज्यादा हैं तो उन्हें आठ पूरा करने के लिए एक दो इलेक्ट्रॉनों को, अगर पांच है तो तीन को ले लेगा तो आठ हो जाएंगे, छह है तो दो को ले लेगा तो आठ हो जाएंगे, सात है तो एक को ले लेगा आठ हो जाएंगे। यानी जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऋणायन जब बनाते हैं तो इनमें करंट नहीं आता, क्योंकि करंट आने के लिए विद्युत प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन का त्यागना आवश्यक है। अधातुओं में इसलिए क्या नहीं होते हैं? अधातुओं में जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत कुचालक नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो प्रकृति में केवल 22 तत्व ऐसे हैं जो क्या हैं? अधातु हैं। इनमें से 11 क्या हैं? गैस हैं। जो आप देखेंगे जितनी सारी गैस हैं सब अधातु हैं। गैसों में करंट तो आता नहीं है कि वायुमंडल में इतनी गैस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें करंट आता आता तो हमारी नाक में करंट घुस जाता, क्योंकि हम तो सांस ले ही रहे हैं 24 घंटा। तो भैया 11 इनमें क्या है? गैस हैं। और एक द्रव है। द्रव कौन सा होता है? ब्रोमीन। बताया था मैंने आपको। एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। जो कौन सी है? द्रव। जैसे एकमात्र धातु कौन सी थी? पारा, जो थी द्रव। द्रव माने लिक्विड। और बाकी 10 क्या है? ठोस हैं। टोटल कितने थे? 22। ठीक है। 11 गैसें हैं, एक द्रव है, 10 ठोस है। अधातुओं के गुणों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक तो रासायनिक गुण, दूसरे भौतिक गुण। तो भौतिक गुण आप जानते हैं, जिन्हें हम इंद्रियों से महसूस कर सकें, आंख से देख सकें, त्वचा से महसूस टच कर सकें, सूंघ सकें, चख सकें, ये क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण। आंतरिक गुणों को क्या कहा जाता है? रासायनिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुणों की बात करें तो ये अधातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। क्या होती हैं? भंगुर। अब भंगुरता क्या होता है? भंगुरता मतलब ये होता है जब इन्हें ठोकेंगे, पीटेंगे तो ये इनकी क्रांचें उड़ जाएंगी। जैसे कि आपने देखा बतेसा को अगर ऊपर से छोड़ दें अपन तो बतेसा क्या हो जाता है? छार छार, जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, टूट फूट जाए, उसे उस गुण को कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। किसी को पीटें, चद्दर बन जाए, उसे आघात वर्धन। खींचें, तार बन जाए, तन्यता। ऐसे अगर पीटने पर फूट जाए, टुकड़े टुकड़े में बिखर जाए, तो उसे क्या कहते हैं? भंगुरता। इनसे चादर अथवा तार नहीं बनाए जा सकते। जिन धातुओं से बनाए जा सकते हैं, अधातुओं से तार और चादर नहीं बन सकते। यानी ना तो इनमें आघात वर्धीनता होती, ना ही इनमें तन्यता होती। धातुओं में कोई चमक नहीं होती। हमने पढ़ा था अधातुओं में क्या होती है? अधातुओं में चमक नहीं होती, धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। इन पर पॉलिश नहीं की जा सकती। अधातु में सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत क्या है? कुचालक है। बता दिया कुचालक क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। वो ग्रहण इसलिए करते हैं क्योंकि बाहरी कक्षा में चार से इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। धातुओं की भांति अधातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन कार्बन का एक अपर रूप है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। अपर रूप किसे कहते हैं? कार्बन तो आप जानते हो। कार्बन क्या है? कार्बन एक, वैसे तो ये अधातु में ही गिना जाता है। कार्बन कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है? 6। अगर इसका विन्यास करेंगे तो 2 और 4। पहली कक्षा में तो, दूसरी में 4। अब 4 है, इसकी बाहरी कक्षा में तो ये किसी को ले भी ले या किसी को दे भी दे, तो सामान्यतः ये लेता देता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। क्या करता है? साझा। लेकिन क्या होता है कि जब इसी का एक, कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक होता है हीरा, आपने सुना होगा, और एक दूसरा होता है क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। भाई हीरा ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं। अब अपर रूपता क्या होती है? अपर रूप उन तत्वों को कहते हैं, जैसे मैं आपको समझाऊं कि एक ही मैतारी बाप के दो मोड़ा मोड़ी, एक ही मैतारी बाप के दो बच्चे। देखो आप अगर देखोगे तो बाहर से हो सकता है एक काला हो एक गोरा हो, लेकिन अगर दोनों का खून है उसको चेक करेंगे तो वो डीएनए है, जीन्स हैं, वो किससे मिलेंगे? माता पिता से। यानी मैं समझाऊं आपको सरल सी भाषा में कि इनके भौतिक गुण जिनके अलग होते हैं, पर रासायनिक गुण कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। जो अंदर से एक जैसे हैं, बाहर से कैसे हैं? अलग अलग हैं।
ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूपता। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आपने हीरा है, वो चमकदार होता है, पारदर्शी होता है, जबकि ग्रेफाइट जो पेंसिल में रहता है आपने देखा होगा वो धूसर काला सा रहता है, मुलायम रहता है। हीरा कठोर रहता है। तो ये मुलायम कठोर कौन सा गुण है? भौतिक गुण। ये सफेद है, ये पारदर्शी कांच की तरह है, एकदम काला है, तो ये रंग है। ये भी कैसा है? भौतिक गुण। पर आंतरिक संरचना बने कैसे हैं? कार्बन से, इसलिए कार्बन के क्या होते हैं? दो अपर रूप। हीरे में करंट नहीं आता, लेकिन ग्रेफाइट में करंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि हीरो के जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में अपनी चारों कक्षाओं को पूरी करे रहते हैं। चारों, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता हीरे में। कार्बन ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो चारों कार्बन, जैसे लिखे, देखिए मैंने कहा ये कार्बन लिख दिया बीच में, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, एक कार्बन ये कार्बन यहाँ। तो बताओ, इसके भी चार हैं, इसके भी चार हैं, इसके भी चार हैं, इसके भी चार हैं, और इस वाले के भी चार हैं। तो अब क्या है कि इसने इससे बना ली संयोजकता। बताओ, इसके सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। चार तो इसके थे, चार इनके और ले लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये क्या बन जाएगा? हीरा। क्या बन जाएगा? हीरा। क्योंकि इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है? फ्री नहीं है। अगर इसमें से मैं एक सी को हटा दूं, एक सी को हटा दूं, तो आप देखेंगे कि इसका ये वाला, ये जो हमारा, ये इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बंधा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बंधा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बंधा है। पर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये कहीं चला जाएगा, जाएगा तो क्या होगा? करंट आएगा। बात सही में आ रही? तो ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए ग्रेफाइट में करंट आ जाता। लेकिन इतना ज्यादा करंट नहीं है जितना कि सोने में, चांदी में, लोहे में, एल्यूमिनियम में, तांबे में आ जाता है, क्योंकि उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इसमें करंट बहुत कम कम ही आता है। इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है? अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक। समझ में आ रही है मेरी बात? यही कह रहे थे कि वैसे धातुओं की भांति धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन कार्बन एक अपर रूप ग्रेफाइट इसका अपवाद है, जो कि विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। अब अधातुओं के भौतिक गुण होगा तो रासायनिक गुणों की बात करते हैं। अधातुओं के विपरीत, धातुओं के विपरीत अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? धनात्मक। इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ऋणात्मक होती हैं। वे इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेती, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है? अपने अष्टक पूरा करना होता है। ऋणात्मक आवेशयुक्त आयन बनाती हैं। कैसा आवेश बनाती हैं? ऋणायन बनाती हैं, है ना। ऑक्सीजन के साथ जब किसी अधातु की अपना अभिक्रिया कराएं, किसकी क्रिया? अधातु की। काय के साथ में? ऑक्सीजन। अधातुओं ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजक ऑक्साइड बनाती, जिनसे कुछ ऑक्साइड जल में घुलने के बाद अम्ल भी बनाते हैं। क्या कह रहे हैं? सहसंयोजी और सहसंयोजक ऑक्साइड। अब सहसंयोजकता क्या होती है आपने पढ़ा अच्छी तरीके से। सहसंयोजक किसे बोलते हैं? जब जब कोई तत्व दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन साझा करता है। एक साझा करे, दो साझा करे, तीन साझा करे तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए ये कार्बन है, काय से जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से। कार्बन क्या है? अधातु, जुड़ काय से रहा है? ऑक्सीजन। तो क्या बनाएगा? है ना, कार्बन। अब कार्बन जो है हमने लिख दिया, ये कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो इस तरफ लिख दिए और दो इस तरफ लिख दिए, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कितने हैं? दो हैं। ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो दो इस तरफ लिख दो, दो इस तरफ लिख दो, दो इस तरफ लिख दो, दो इस तरफ, दो इस तरफ, दो इस तरफ, और नहीं सॉरी, ज्यादा हो जाए, दो इस तरफ, दो इस तरफ और दो इस तरफ। तो इनसे इनकी बॉन्डिंग बन गई, बन गई। डबल बॉन्ड बन गया। आप देखेंगे इस कार्बन के 8 पूरे हो गए। कार्बन के देख लीजिए आप, 8 पूरे हो गए। 4 तो थे ही, तो यहां से ले लो, दो इसके ले लिए और दो इसके ले लिए, है ना। और इस ऑक्सीजन के भी कितने हो गए? 8 हो गए। 4 तो 6 तो इसके ऑक्सीजन के ही थे, दो इसके ले लिए। इस वाली ऑक्सीजन के भी कितने हो गए? 8 हो गए। सबके 8 8 हो गए। इससे क्या हो गया? सहसंयोजी बंध। क्या बन गया? C1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो क्या हो गया? CO2।
समझ में आई? ऐसे ही सल्फर का बन गया, सल्फर कहाँ जुड़ गया, ऑक्सीजन से जुड़ गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? क्या कह रहे हैं, धातुएं अधातुएं, कार्बन और सल्फर क्या है, अधातु, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, सहसंयोजक ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। समझ में आई बात? अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं। हाइड्राइड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। जैसे देखिए H2S SO4 या NH3 क्या हो गया, अमोनिया, HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CH4 क्या हो गया, मीथेन। अब इन सब में बॉन्डिंग बनी है, सब बॉन्ड से बने हैं कि नहीं बने? देखो जैसे मीथेन बना है, बीच में लिख दिया कार्बन, चारों तरफ जोड़ दो एक एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की बाहर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन एक होता है, कितना होता है, एक होता है। और इसे कितना पूरा करना होता है, अपना दो एक पूरा करना होता है, जबकि जबकि कार्बन कितने होते हैं, बाहर चार होते हैं। बस इस हाइड्रोजन के भी हमने पूरे कर दिए, देखो इस हाइड्रोजन के पूरे हो गए दो, इस हाइड्रोजन के पूरे हो गए दो, इसके पूरे हो गए दो, इसके पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए दो। कार्बन को अपने 8 पूरे करना है तो कार्बन अपने 8 पूरे कर लेगा। कार्बन के 4 तो पहले से हैं, 4 ही, एक इसका ले लेगा 5, इसके 6 7 और ये 8। ये बन गया, काय का चित्र हो गया, ये मीथेन का हो गया। CH4 हो गया, कार्बन एक है और हाइड्रोजन 4 है। हाइड्रोजन का उपयोग काय में करते हैं, गैसोलीन के उत्पाद में। हाइड्रोजन आप जानते हैं, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका ऊष्मांक सर्वाधिक होता है। मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाओगे तो सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1। ठीक है, हाइड्रोजन से हम गैसोलीन बनाते हैं, हाइड्रोजन से वनस्पति घी बनाते हैं। वनस्पति घी मतलब डालडा वगैरह जो होता है ना, वनस्पति घी, डालडा, गगन अपन उपयोग करते हैं। वनस्पति घी, वनस्पति मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों के बीच से घी, देसी घी नहीं है, गैया का घी, ये डालडा है। क्या है, डालडा, जो कैसे बनता है, हमने कहा जिसमें हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं। मूंगफली का तेल, बिनौला का तेल, जो भी तेल, तेल से ही क्या बनता है, डालडा बनता है। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के बीजों से जो घी बने। धातुओं को काटने और जोड़ने में प्रयोग करते हैं। हैबर विधि से क्या बनाते हैं, अमोनिया में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं। जब हाइड्रोजन को कैसा बना दो अपन, द्रव बना दो, तो उसका उपयोग कायम करते हैं, रॉकेट का ईंधन। याद रख लेना, रॉकेट के ईंधन को कहा जाता है नोदक। क्या कहा जाता है, नोदक। क्या होता है, रॉकेट का ईंधन। उसमें प्रयोग काय करते हैं, हाइड्रोजन, लेकिन कैसी हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और उसके यौगिक क्या है भाई, बहुत सारे हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई चीज बनाए तो आप देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1, और द्रव्यमान कितना है, लगभग लगभग 1.00। देखिए, तो हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका एल्केली धातुओं के समूह में रखा जाता है। क्या में रखा जाता है, एल्केली धातु काय में आती है, पहले वर्ग में। काय में आती है, एल्केली मतलब क्षारीय धातु। कौन सी धातु है, क्षारीय धातु। इसका परमाणु क्रमांक केवल 1 है, इसीलिए, क्योंकि परमाणु क्रमांक जिनके में बाहर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, पहले वर्ग में उन्हीं को रखा जाता है। पहले वर्ग में किसको रखा जाता है, जिनके सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब काय में रखे गए हैं, पहले वर्ग में, क्योंकि इनकी बाहर की कक्षा में केवल 1 फ्री होता है। इसलिए इसकी बाहर की कक्षा में केवल कितना है, 1। इसकी एक ही कक्षा होती है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एक कक्षा में केवल 2 भरे जाते हैं। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्योंकि देखो, समझ रहे हो, परमाणु क्रमांक 1 है तो परमाणु भार कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और परमाणु भार 2 का होगा, जैसे मैंने कहा ये हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1। अब परमाणु क्रमांक से मतलब क्या है कि उसके प्रोटॉन की संख्या कितना है, 1, और परमाणु भार भी कितना है, 1। अगर आप सोचो कि परमाणु भार 1 है, अब परमाणु भार मतलब क्या होता है, परमाणु भार होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगर प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 0, तभी तो कितना है, 1।
बात सही में आ रही है? तो ये अगर कभी प्रश्न बने कि बताए ऐसा कौन सा तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो किसमें नहीं होता? हाइड्रोजन में नहीं होता। बात सही में आ रही है? हाइड्रोजन में होता ही नहीं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी हम भले ही हाइड्रोजन को उपयोग, देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाओगे तो चाहे तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कंडा, लकड़ियाँ कुछ जला लो, सबसे ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा कैसे मिलती है? हाइड्रोजन से। लेकिन हाइड्रोजन का हम फिर भी घर पे अपने सिलेंडर में भर के उससे किचन में उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह ऐसे ही है जैसे कि आप दीपक नहीं जला सकते काय का? पेट्रोल का। पेट्रोल भर के दीपक जलाओगे तो भप से पूरा दीपक ही जल जाएगा। ऐसे ही क्या है, हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होता है, इसलिए उसको हम अब घर पे उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन हो सकता है भविष्य में कोई टेक्नोलॉजी हम ऐसी खोज लें कि हाइड्रोजन को अपन आसानी से उपयोग कर सकें। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की बहुलता होने के कारण ही बृहस्पति तथा शनि ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य तथा तारों का लगभग आधा भाग हाइड्रोजन से बना है। आप जानते हैं 71% सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन ही कायम बदल रही है हीलियम में। इसी से क्या पैदा हो रही है? ऊर्जा। इसे क्या कहते हैं अपन? संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। जब हल्का तत्व मिल क्या बनाते हैं? भारी तत्व। 4 हाइड्रोजन मिलते हैं और एक क्या बनाते हैं? हीलियम। इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। सूर्य के अंदर क्रोड में यही तो हो रहा है, तभी तो सूर्य चमक रहा है। सूर्य में ऊर्जा कैसे आ रही है? हाइड्रोजन कायम बदल रहा है, हीलियम, और उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। पृथ्वी पर उपस्थित जल, कोयला, पेट्रोलियम, चिकनी मिट्टी तथा सभी जीवों व वनस्पति पदार्थों में हाइड्रोजन विद्यमान है। हर चीज में हाइड्रोजन है। आपको, आप में, हम में भी, सब में हाइड्रोजन है। क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हो, जैसे मैंने कहा आपने क्या खाई? आपने शक्कर खाई। अब शक्कर खाई मतलब क्या खाया? ग्लूकोज खाया। ग्लूकोज में क्या है? C6H12O6। हाइड्रोजन है कि नहीं? प्रोटीन में भी हाइड्रोजन है। हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। वसा में भी हाइड्रोजन है। जो चर्बी आपकी है, या आप तेल या घी खा रहे हो, उस सब में भी क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन प्रकृति के हर तत्व में लगभग लगभग पाया जाता है। सजीवों में हाइड्रोजन पाया जाता है। भार के अनुसार पृथ्वी पटल का 0.9% हाइड्रोजन से बना है तथा तत्व के बाहुल्य के क्रम में इसका स्थान कौन सा है? 9वां है। अगर हम देखें कि पृथ्वी में जो तत्व पाए जाते हैं, तो पहले नंबर पे ऑक्सीजन, दूसरे पे हमने कहा साहब एल्यूमिनियम पर, लोहा पर, इस तरीके से नंबर उसका कौन सा आता है? हाइड्रोजन का नंबर 9वां आता है। वो बाहर में बहुत कम है, 0.9%। क्योंकि 0.9% इसलिए क्योंकि वो क्या है? गैसीय फॉर्म में है। किस फॉर्म में? गैसीय। गैस है, गैसों में वजन होता है कम। बाहरी जल का उपयोग। अब बाहरी जल क्या होता है पहले समझ लीजिए। देखिए मैंने कहा हाइड्रोजन के 3 रूप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 रूप होते हैं। एक तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1। दूसरा होता है परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2। तीसरा होता है परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 3। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं? प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। यानी इसमें देखिए, इसमें जो है हमने कहा प्रोटॉन कितना है? 1। और न्यूट्रॉन कितना है? 0। इसमें प्रोटॉन कितना है? 1। न्यूट्रॉन कितना है? 1। तभी तो 2 हो जाएगा, एक एक मिलके 2। परमाणु भार क्या होता है? P+N। इसमें तो है नहीं, इसलिए 1 है। इसमें हमने कहा साहब प्रोटॉन कितना है? 1। और न्यूट्रॉन कितना हो गया? 2। इसलिए से परमाणु कितना हो गया? 3। आवर्त सारणी में जमाए, ये क्या है? ये क्रमांक है। क्या है? क्रमांक। परमाणु क्रमांक। ये क्या है? परमाणु भार। तो आवर्त सारणी में इसी के आधार पर जमाए जाते हैं। इसी के आधार पे जमाए जाते हैं। ये क्या है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। इसलिए इन सभी का स्थान एक ही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक वह जिनका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। ये मैं पढ़ा चुका था, आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पर आप लोगों की आदत है भूलने की, तो आप भूल जाते, तो बता देता हूँ दोबारा भैया। अब बात हम जिसकी कर रहे हैं ना, ड्यूटेरियम की। भारी जल। भारी जल क्या है? ये है, ये है। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं D2O। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। अब ये क्या होता है? ये होता है H2O। ये क्या होता है? H2। ये जल होता है, ये सामान्य जल है। लेकिन D2O क्या है? ये भारी जल है। कैसा जल है? भारी जल है। ठीक है। अब बताऊं मैं आपको, भारी जल की बात तो हमने कर ली, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भारी जल का उपयोग करते काय में? तो आपको मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि हम जब परमाणु भट्टी होती है ना, उसमें जब हम क्या जलाते हैं? उसमें जलाते हैं हम क्या? यूरेनियम। क्या जलाते हैं?
यूरेनियम होता है बाहर इसका 235, कितना होता है 92, 235, इसलिए कैसा तत्व है ये, भारी तत्व है। इसका जो परमाणु भर कितना है 235 है। इसमें जब इसमें जब न्यूट्रॉनों की वर्षा करते हैं तो ये 3 में टूटता है, कितने में टूटता है 3 में, ऊपर 3 से 3, 3 से 3, 3 दिन एक श्रृंखला बन जाती है, इससे परमाणु धमाका हो जाता है, इसे कहते हैं परमाणु बम। लेकिन अगर हम इस क्रिया को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं क्रिया को कंट्रोल, बने 3 और हमने लगा दी यहाँ पे एक छड़, काय की छड़ लगा दी, कैडमियम की, काय की लगा दी, कैडमियम छड़ लगा दी, तो ये क्या करेगी 2 को सोख लेगी, बचा कितना 1, फिर 1 से कितने बनेंगे 3, फिर इन 2 को ये सोख लेगी कैडमियम छड़, फिर ऐसे ऐसे एक एक की लाइन बनती चली जाएगी, क्योंकि 3 बनेंगे 2 को सोख लेगी, 3 बनेंगे 2 को सोख लेगी। लेकिन ये अगर जल्दी जल्दी बने तो ये नहीं सोख पाएगी, इसीलिए ये प्रक्रिया 1 से 3 बनने की प्रक्रिया थोड़ी सी कैसी हो जाए, धीमी हो जाए। इसलिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, भारी जल का, क्या प्रयोग करते हैं, भारी जल, इसे बोलते हैं हम क्या, D2O, क्या बोलते हैं D2। ये क्या है, नाभिकीय रिएक्टर, ये क्या है, हिंदी में बोलते हैं परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी। इसे बनाई किसने थी, फर्मी ने, किसने बनाई थी, फर्मी ने बनाया था। आपको मैं सब पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें, अगर आपको याद हो तो। ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में और ट्रेस्टर के रूप में आयनिक या अन्य अनआयनिक हाइड्रोजन के विभेदन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेनली यही है, ये सबसे ज्यादा पूछ जाता है कि न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में। हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक बताई दी मैंने आपको, समस्थानिक कौन से होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, इनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार। हाइड्रोजन के समस्थानिकों को क्या कहते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम डी और ट्राइटेरियम 3। ठीक है। हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक जिसका द्रव्यमान 2 होता है, ड्यूटेरियम, या क्या कहलाता है, भारी जल, भारी हाइड्रोजन कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, भारी जल कहते हैं, डी से प्रोसेस करते हैं। भारी जल जिसे हम हैवी वाटर कहते हैं, हाइड्रोजन के ऑक्साइड यानी D2O, ड्यूटेरियम का भारी जल कहलाता है। यानी कि जो भारी जल क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड D2O क्या कहलाता है, भारी जल कहलाता है। भारी जल की खोज सन 1932 में यूरे ऑस वाशबर्न ने, वाशबर्न ने की थी। वेरी मोस्ट पॉइंट हो गया ये, किसने करी थी भारी जल की खोज, यूरे और वाशबर्न ने करी थी। किसने करी थी, साधारण जल के लगभग 6000 भाग में 1 भाग क्या होता है, भारी जल। 6000 भाग, 6000 लीटर पानी में 1 लीटर पानी क्या निकलेगा, भारी जल निकलेगा। मृदु या कठोर जल की बात करें तो जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे क्या कहते हैं, मृदु जल। मृदु जल माने मीठा पानी, क्या कहते हैं, मीठा। आपने देखा होगा, आपने नहाया होगा कभी, खारे पानी से नहाओगे तो साबुन में झागे नहीं आती, साबुन फट जाती है ना, जब है ना। और जो कठिनाई से झाग दे उसे क्या बोलते हैं, कठोर जल कहते हैं। मीठो पानी, खारो पानी, मीठो पानी, खारो पानी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। और जल की कठोरता, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और क्लोराइड और सल्फेट और नाइट्रेट, समझ रहे हो, क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, समझ रहे हो। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवण के घुले होने के कारण होती है। ये सब क्या है, ये सब लवण बनते हैं। क्या बनाते हैं, लवण। लवण मतलब क्या, नमक, सॉल्ट। ठीक है। और ये जब घुले हैं अगर पानी में तो पानी कैसा कहलाएगा, भारी, वो कहलाएगा पानी क्या, कैसा पानी में कठोरता क्या जाएगी, कठोरता आ जाएगी। साधारण साबुन सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का सोडियम लवण होता है। जो हम साबुन लगाते हैं, नहाते हैं, वो क्या से बनता है, सिट्रिक एसिड, C17H35COOH। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, OH। OH माने हाइड्रोक्साइड, मतलब ये क्या है, क्षार है। मैंने बताया साबुन क्या होते हैं, क्षार होते हैं। कठोर जल साबुन के साथ झाग बनाने के स्थान पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के अबिलेय रिएक्टर बनाता है, इसलिए हमें लगता है कि साबुन फट गया। वो क्या बना देता है, झाग न बना क्या बना देता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के रिएक्टर बनाता है। जल की अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के रहने के कारण होती है।
जल में दो प्रकार, खारा पानी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थायी कठोरता, दूसरी होती है अस्थायी कठोर। स्थायी कठोरता मतलब जो सामान्यतः उबालने पर या फिटकरी वगैरह डालने पर चली जाती है। वो स्थायी कठोरता जो होती है वो आसानी से नहीं जाती है। अब हम इस बात को समझते हैं। स्थायी अस्थायी कठोरता काय की वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जो जल के उबालने या चूना डालने से दूर हो जाती है। तो याद कर लेना कि जल में जो कठोरता होती है वो काय की वजह से होती है? हमने कहा कि सब कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट। लेकिन अब पूछें कि अस्थायी कठोरता काय से होती है, तो उसकी हम बात करते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। वो ये कैसे दूर कर सकते हैं? जल को उबाल लें या जल को चूना डाल दें। लेकिन यदि हम कहें कि जो शेष पदार्थ बचे हैं, जैसे हमने कहा साहब अब स्थायी कठोरता काय से आएगी? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, इन सब चीज़ों से जो है ना, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, इनसे क्या हो जाएगी? स्थायी कठोरता। कैसे हो जाएगी? स्थायी। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है? ऑक्सीजन और उसके यौगिक। हाइड्रोजन की बात हो गई, ये बात क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 15, 16, क्योंकि 15.99916 हो गया ना, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। परमाणु भार का जस्ट परमाणु क्रमांक का जस्ट दुगना क्या हो जाता है? परमाणु भार। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हमने बताया था आपको, है ना, जितना परमाणु क्रमांक है उसका दुगना क्या हो जाता है? भार हो जाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। ये ऑक्सीजन 8, 16, 8, 17, 8, 18। ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित समस्त ऑक्सीजन हरे पौधे व प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। हमारी जितनी भी ऑक्सीजन है वो काय से बनी है? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण तुम जानते हो कौन करता है? पौधे करते हैं। कैसे करते हैं? आप जानते हैं पौधों में पत्तियां होती हैं, पौधों में पौधा जड़ से लेता है क्या? पानी, H2O, हवा से लेता है CO2, और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और उसकी पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? हरा वर्णक। उसी से मिलके क्या बनाता है? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। और साथ में क्या बनाता है? O2। क्या बनाता है? ऑक्सीजन। ये वायुमंडल में छोड़ देता है। इसको अपने पत्तियों में, फल में, फूल में रख लेता है। जिन पत्तियों, फल, फूलों को हम खा लेते हैं और हम उससे क्या प्राप्त करते हैं? पौधे से ग्लूकोज। आम खा लिया, केला खा लिया, पालक खा ली, गोभी खा ली, और ऑक्सीजन उसने वायुमंडल उसने अपन ने उपयोग कर लिया। पर हम इन्हीं दोनों चीजों से क्या करते हैं? हम श्वसन। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाता है? श्वसन। तो श्वसन में क्या बनाते हैं हम? H2O और CO2। साथ में क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा। क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा। सही में आ रही मेरी बात? तो जो वायुमंडल जितनी भी ऑक्सीजन है वो किसने बनाई है? पौधों ने बनाई है, प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और पृथ्वी में भूपर पट्टी पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। पर इसे हम क्या कहते हैं? प्राणवायु। बिना इसके हम जिंदा रह नहीं सकते, क्योंकि जब ये मिलेगा ऑक्सीजन और ग्लूकोज तभी तो क्या बनेगी? ऊर्जा। तभी हमारे अंग काम कर पाएंगे। ऑक्सीजन गंधहीन है, ऑक्सीजन में कोई स्वाद, कोई बास नहीं आती है। रंगहीन है, ऐसा कोई रंग नहीं है। वायु में कुछ भारी गैस है जिसे ठंडा करने पर नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यदि हम ऑक्सीजन को जमा दें, द्रव बना दें, लिक्विड बना दें, बहुत ठंडा कर दें, तो वो जम जाएगी और क्या बना जाएगी? नीले रंग का लिक्विड बना देगी। ऑक्सीजन संयुक्त अवस्था में जल में पाई जाती है। आप जानते हैं संयुक्त अवस्था मतलब क्या? दो साथ मिली। जल में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या कहना है? ऑक्सीजन संयुक्त अवस्था में जल में पाई जाती है। ठीक है ना? H2O ग्रुप में पाई जाती है ना, H2O। तो ये संयुक्त अवस्था हो गई। संयुक्त का मतलब क्या है? दो। देखिए साथ ही इसमें एक ये लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, यह गैस स्वयं नहीं जलती पर जलने में सहयोगी होती है। आप जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के दहन संभव नहीं है। आपने इसके लिए प्रयोग किया था, मोमबत्ती को जलाकर उसके ऊपर उल्टा करके क्या रख दिया था? ग्लास। तो आपने देखा था कि ग्लास में रखी हुई मोमबत्ती बुझ जाती है। इसके बाद बात करते हैं क्या की? पानी की। जल तो आप सबने देखा, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल क्या है? एक यौगिक है। यौगिक क्या होता है? जो दो दो से मिलके बना होता है, समान, है ना। अब दो से मिलके बनाओ लेकिन मात्रा कैसी हो? निश्चित हो। तुम सोचो कि जल कैसे भी बन जाए, हाइड्रोजन मिला दो
और ऑक्सीजन मिला दो जल बन जाए, नहीं बनेगा। मात्रा कैसी है, फिक्स होनी चाहिए। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 1। इसलिए जब भी जल को सूत्र लिखा जाता है तो हम उसको लिखते हैं 2H2O। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं रह सकता। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन होता है अणु रूप में, अणु कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है लेकिन हाइड्रोजन 2 है। लेकिन इसको लिखा ऐसे जाएगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। तो बात तो वही है ना, 2H2O और H2O, है ना। जल एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र H2O होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात 1:8। 1:8। हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गलत बता रहा है, 2:1 हो जाएगा ना। अच्छा, परमाणु भार का है, परमाणु भार का है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। अरे कर लेना, परमाणु भार हो गया हाइड्रोजन का 1, है ना, और ऑक्सीजन का परमाणु कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। तो कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 2 हाइड्रोजन रहेंगे ना, तो कितना हो गया, 2 और 16, कितना हो गया, 1:8। समझ में आ गया। क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। 1 है ना ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणु इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो गया, 1, प्लस इसका कितना हो गया, 1, इसका कितना हो गया, 16। परमाणु भार की बात कर रहा हूँ, परमाणु क्रमांक तो 8 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 16। 1 और 1 कितने हो गए, 2, और ये प्लस ये क्या अनुपात कितना हो गया, 16। इनको काट दो, 1:8। सही में आई बात। कि परमाणु भार का अनुपात कितना है, 1:8। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। मतलब कैसा हो गया, उदासीन। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय। शुद्ध जल वर्षा का जल होता है सबसे शुद्ध, जिसमें कुछ भी ना मिला हो, केवल H2 और O। अगर जैसी जमीन पे गिरेगा तो उसमें जमीन में से बहुत सारी मिट्टी, सोडियम, मोडियम, न जाने धातुएं घुल जाएंगी, तो वो जल शुद्ध नहीं बचेगा। हम जो पानी पीते हैं उसमें अकेला H2 नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध जल में ना स्वाद होता है, ना गंध होती है, ना रंग होता है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। लेकिन हमारा पानी तो मीठा, खारा कुछ नहीं लगता, क्योंकि उसमें मिट्टी में गिर के उसमें मटेरियल घुल गए हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुछ अलग होता है, शुद्ध जल में करंट भी नहीं आता है। लेकिन आप सोचो कि शुद्ध जल ले आए, साफ जल बाल्टी भर लो, करंट तार डाल दो, हाथ डाल दो, निपट जाओगे, क्योंकि वो जल शुद्ध नहीं है। वर्षा का पानी हो और कांच का बर्तन हो जिसमें करंट ना आए, प्लास्टिक का बर्तन हो, तो फिर उसमें भले तुम करंट डाल देना, उसमें करंट नहीं आएगा। ठीक है। वर्षा का जल ऐसा नहीं कि तलैया में से भर लाओ, वर्षा जल सीधा बूंद बर्तन में आई हो। जबकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है, वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, जब तक ऊपर है तब तक। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का बदल जाता है पानी में, इसे क्या कहते हैं हम, जल का हिमांक। क्या कहते हैं, हिमांक। जल का हिमांक कहलाता है। जल का बर्फ में परिवर्तन होना एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं है। ठंडा होके जम गया, जबकि जंग लगना क्या थी, रासायनिक अभिक्रिया। शुद्ध जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब क्या होता है, उबलना, 100 डिग्री पर, और द्रवणांक कितना है, 0 डिग्री पर। 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। घनत्व की मतलब बात कर रहे हैं कि 4 डिग्री तक गर्म करोगे तो तब तक वो पानी रहेगा, और 4 से कम हुआ तो क्या बनने लगेगा, बर्फ बनने लगेगा। क्या नहीं रहेगा, द्रव नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, द्रव नहीं रहेगा। क्या बनने लगेगा, ठोस बनने लगेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा घना पानी कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, और सबसे उसका अधिकतम आयतन, आयतन कैसा होता है, न्यूनतम होता है। उसके बाद जब बर्फ बनने लगेगा तो उसका आयतन वापस से बढ़ने लगेगा। इसलिए क्या होता है, बर्फ जब पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, तैरता है, क्योंकि बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, पानी का आयतन कम होता है। समझ रहे हैं मेरी बात। आयतन मतलब आकार, जगह ज्यादा घेरना, वॉल्यूम, है ना, फूल जाता है। आपने देखा होगा ना कभी, अब पानी की बोतल में पानी भर के रख दो फुल, और उसको रख दो फ्रिज में, अगर वो जम जाए
तो बोतल एकदम, अगर बोतल बोतल कहीं पिचकी मिचकी भी होगी ना तो एकदम पूरी फूल जाएगी, वो एकदम कड़क हो जाएगी। मतलब क्या सिद्ध हुआ इससे? इससे सिद्ध हुआ कि बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, पानी का आयतन कम। पानी कम जगह घेरता है, बर्फ ज्यादा जगह घेरता है। समझ में आ गई बात? संपूर्ण जल का लगभग 97% जो भाग है वो सब कायम पाया जाता है समुद्रों में, हमारे उपयोग के लायक नहीं। समुद्री जल के रूप में 3% भाग जल के रूप में पाया जाता है जिसे हम पी सकते हैं, लेकिन इसमें से भी 2% जमा हुआ है बर्फ के रूप में, ग्लेशियर जमे हुए हैं। क्या है? ग्लेशियर। 1% ही है जो भूमिगत जल है, हमारी नदी में, तालाब में, हमारे ट्यूबवेल में। दुनिया में जितना जल है मात्र उसका 1% जल ही है जो हमें उपयोग के लायक है। समझ में आ रही बात मेरी? कुल 100% जल है, वहां में से 97% जल कायम है, वो समुद्र महासागरों में खारा पानी। 3% में से ही 2% कायम है, वो बर्फ के रूप में उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिण ध्रुव पे, हिमालय पे बर्फ, ग्लेशियर, बड़े बड़े टुकड़े जमे हुए हैं। और 1% जल है जो हमारे लिए कैसा है? भूमिगत, जमीन पे है, जो मीठा पानी के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बस बाकी कल पढ़ेंगे अपन। ऑक्सीजन के और भी उपयोग बचे हैं, सल्फर उसके उपयोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।